तो एक चीज तो ये आती है कि स्लोप ऑफ लाइन which makes theta angle with the given line of slope m, मतलब m लाइन की एक m स्लोप की एक लाइन गिवन है और उससे थीटा एंगल बनाती हुई एक लाइन का स्लोप आपको कैलकुलेट करना है। ये है। तो ऑब्वियसली अगर m स्लोप की लाइन आपको गिवन है और उससे थीटा एंगल स्लोप की लाइन आपको कैलकुलेट करनी है, तो ऐसी कितनी लाइनें पॉसिबल है? दो लाइनें पॉसिबल हैं। एक एंटी क्लॉक सेंस में थीटा बना सकते हैं, एक बार क्लॉक सेंस में थीटा बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इस लाइन का स्लोप आपको पता है, ये दोनों वो रिक्वायर्ड लाइन है जिनकी बात आपको करनी है। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तरीका क्या कहते हैं? आपने तरीका तो पढ़ा ही है। जैसे हम एंटी क्लॉक सेंस की अगर बात करें, इस लाइन का स्लोप m है, इस लाइन का स्लोप m1, और ये एंटी क्लॉक सेंस में एंगल थीटा कह दें, तो एंटी क्लॉक सेंस में बिना मॉड के आपने फॉर्मूला लगाना तो सीखा ही है। m1 - m/1 + m1m, याद आया कि नहीं? यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस m1m टेन थीटा इज इक्वल टू m1 - m। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? यहाँ से अगर हम m1 कॉमन करें तो क्या बचेगा? 1 - m tan थीटा, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा? m + tan थीटा। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ रही है? कैपिटल M1 की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए? दैट इज m + tan थीटा अपॉन 1 - m tan थीटा। क्लियर है? अच्छा, यहीं पे अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लेते, इस तरफ रोटेट करा देते इसको। अब इस लाइन का स्लोप m दिया था, इसको हम m1 मान लेते। अब हम tan थीटा का फॉर्मूला लिखते, तो फॉर्मूला क्या आता है? m - m1 अपॉन 1 + m m1। बोलिए। अब जो रिजल्ट आता है वो आता tan थीटा प्लस m m1 tan थीटा इक्वल टू m - m1। बोलो भाई। और अब हम जब m1 की वैल्यू निकालते तो क्या आता? बोलिए। दैट इज m - tan थीटा अपॉन 1 + m tan थीटा। क्या ये दोनों रिजल्ट समझ में आए? बोलिए। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन आप क्या लेंगे? लाइन का स्लोप आप क्या लेंगे? बोलिए। अगर आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो तो आप उसको क्या लिखेंगे? m + tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस, अगर यहाँ प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, m tan थीटा। ठीक है ना? स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स थीटा एंगल with line L having slope m is किसके बराबर है? m ± tan थीटा अपॉन 1 - m tan थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताइए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए। तो अगर उससे थीटा एंगल बनाती हुई किसी लाइन का स्लोप आपको चाहिए, आपको थीटा एंगल पता है, तो स्लोप आप लाइन का लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं? बोलिए। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि कोई एक स्क्वायर अगर आप ले लें, तो स्क्वायर का कोई भी एक डायगोनल अगर आप खींचते हैं तो डायगोनल साइड के साथ कितना एंगल बनाता है? π/4। ये बात पता है कि नहीं सबको? अगर ये ABCD एक स्क्वायर है तो उसका जो डायगोनल होता है वो कितना एंगल बनाता है? π/4। यस। π/4। ये ध्यान रखिएगा।
अगर ये साइड ए है तो ये डायगोनल लेंथ कितनी होती है, a√2, और ये एंगल कितना होना था, π/4। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? सिर्फ स्क्वायर में ऐसा होता है, सिर्फ स्क्वायर में ऐसा होता है कि ये एंगल कितना बनता है, π/4। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सिर्फ स्क्वायर में ऐसा होता यस है सर। कि एंगल कितना बनता है, पाई। अच्छा, रोम्बस के केस में क्या होता है, अगर रोम्बस की बात हम करें तो रोम्बस के केस में जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं उनके बीच का एंगल तो 90 होता ही है, और ये एंगल बराबर होते हैं। मतलब रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या है, मेरी बात समझ में आ गई? रोम्बस का जो डायगोनल होता है उनके बीच का एंगल तो 90 होता ही है, बट वो इस एंगल को क्या कर रहा होता है, बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो ये चीज रोम्बस में ध्यान रखिएगा। इस केस में भी स्क्वायर में भी एंगल बाइसेक्ट हो रहे होते हैं, बट उनकी वैल्यू भी फिक्स होती है, दैट इज π/4 π/4। रोम्बस में ये π/4 नहीं होते हैं। अच्छा, इस उसमें रेक्टेंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, रेक्टेंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात समझ में आई? अगर किसी लाइन से थीटा एंगल बनाती हुई लाइनें आपको चाहिए तो इस लाइनों का स्लोप आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे कि नहीं? अगर इस लाइन का स्लोप m है तो इन दोनों लाइनों का स्लोप आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एंटी क्लॉक सेंस वाली लाइन का स्लोप m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - tan थीटा होता है, और क्लॉक वाइज लाइन का स्लोप m - tan थीटा अपॉन 1 + m tan थीटा होता है। ये मैंने आपको दोनों सेपरेटली अलग अलग भी बता दिए हैं। अगर आप एंटी क्लॉक देखेंगे तो स्लोप क्या आएगा, क्लॉक देखेंगे तो स्लोप क्या आएगा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि आपने एक लाइन ली जिसका स्लोप m है, उसको आपने थीटा एंगल एंटी क्लॉक रोटेट कर दिया, तो नई लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तो m + tan थीटा अपॉन 1 - m tan थीटा ये स्लोप आ जाएगा। तो आपने अभी निकाला ही है। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? बोलिए। चलिए, तो ये बात हो गई स्लोप की। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपको लाइनों की इक्वेशन निकालनी है तो आपको बस स्लोप चाहिए, स्लोप मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगी। देखिए, हमें इसमें ए बी और ए डी लाइन की इक्वेशन बतानी थी, सही है। और ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स थे। अगर ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स थे तो ये ए बी सी डी हो गया। ए वर्टेक्स 1,3 दिया हुआ है, सी वर्टेक्स 7,5 दिया हुआ है। हमें ए बी लाइन और ए डी लाइन की इक्वेशन बतानी है। समझ रहे हो कि नहीं? तो बस लाइनों का स्लोप मिल जाएगा तो काम हो जाएगा कि यस। नहीं? तो इस लाइन का स्लोप तो हमारे पास है ही, कितना मिल जाएगा ये, एम की वैल्यू बताओ। 5 - 3 1। अपॉन 7 - 1। तो एम कितना हो जाएगा, 5 - 3 2, 7 - 1 6। तो क्या ये 1/3 आ रहा है, बोलो? अरे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ना। यस सर। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि थीटा एंगल पे एक लाइन ये होगी, थीटा एंगल पे एक लाइन ये होगी। तो बस π/4 ही पे तो लाइनें बतानी है। बोलिए। तो इस लाइन का स्लोप m1 हो गया, इस लाइन का स्लोप m2 हो गया। अच्छा, इसमें क्या है, एंगल 90 होगा, तो किसी भी एक लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, 1 अपॉन करके दूसरी लाइन का स्लोप निकाल देंगे। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या रखेंगे, m + tan45, नहीं समझे, और डिवाइडेड बाई 1 - m tan45। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए? तो क्या आएगा, 1/2 + 1/1 - 1/2। तो आंसर क्या 3 आ रहा है, बोलो? 1/3 यूज होगा। सॉरी, हाँ, 1/3 यूज होगा। 1/3 तो 4/3 आ रहा है। ये आ फोर जाएगा बाई टू 4/3 अपॉन 2/3। तो ये 2 आ जाएगा क्या, देखो। यस सर। तो इसका स्लोप 2 आ गया, तो m2 कितना हो जाएगा तुरंत, 1/2। -1/2 ना। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा ना बेटा। हाँ नहीं यस सर। समझे? यस सर। फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी वही आ जाएगा। अब दोनों लाइनों का स्लोप आ गया, लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो एडी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - 3 x - 1 = 2। और ऐसे ही ए बी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - 3 x - 1 = -2। दोनों सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ऐसे ही अब ये लाइनें यस आपस सर। में पैरेलल होंगी तो इसका स्लोप भी कितना होगा, -1/2। इसका स्लोप भी कितना होगा, 3 कितना 2।
और अगर आपको ये दोनों लाइनें भी निकालनी है तो आप ये दोनों लाइनें भी निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो बस थीटा एंगल पे जो लाइन का स्लोप है वो कैसे कैलकुलेट किया ये आपने देख लिया। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन? बोलिए। गुड। अब अगर हम बात करते हैं इक्वली इंक्लाइंड लाइंस की, अभी आवाज आ रही है तो? यस सर, आ रही है। अच्छा, स्क्रीन ना, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वली इंक्लाइंड लाइंस की, कि उसके लिए हम क्या कंडीशन यूज करते हैं, क्योंकि इसमें भी एंगल और स्लोप का यूज होता है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हुआ एक ऐसी लाइन, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी लाइन आपने खींची जो लाइनों से इक्वल एंगल पे हो, मतलब इधर भी एंगल सेम बना रही हो थीटा, और इधर भी एंगल सेम बना रही हो थीटा। मतलब अगर मैं इसका स्लोप m1 कहूँ, इसका स्लोप m2 कहूँ, तो m3 स्लोप की जो लाइन है वो m1 और m2 के साथ इक्वली इंक्लाइंड है या नहीं? बोलो भाई। या ऐसी सिचुएशन हो कि ये m3 स्लोप की लाइन है, ये एक लाइन एंटी क्लॉक सेंस में ये है, और एक लाइन ये आपने खींच दी, ये भी इक्वली इंक्लाइंड बना रही कि नहीं एंगल? बोलो भाई, हाँ या ना? तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड का केस हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। क्या ये मेरी बात यस समझ सर। पा रहे सब लोग? तो ये हुआ इक्वली इंक्लाइंड, मतलब M3 slope line is equally inclined with given two lines of slope M1 and M2। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? या अगर इसको लाइन की लैंग्वेज में बोलें तो जो जो L3 लाइन है वो L1 और L2 के साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड। समझ गया? ऐसे जो ये L3 लाइन है वो L1 और L2 के साथ क्या है भाई, इक्वली इंक्लाइंड। समझ गए कि नहीं भाई? लाइन L3 is equally inclined with lines L1 and L2। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लाइन L3 is equally inclined with lines L1 and L2। तो ये जो L3 लाइन है वो L1 और L2 लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, बस ये यूज है। क्या ये बात सब लोग समझ पाए? बोलिए। तो अब इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन सीधा वही थीटा वाले एंगल से लगा देंगे। तो अगर हम दोनों साइड से टेन थीटा लिखेंगे तो फॉर्मूला बिना मॉड के क्या लिखोगे भाई? यहाँ पर अगर फॉर्मूला टेन थीटा का लिखोगे तो M2 माइनस M3 करोगे। बोलो भाई। तो M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3। अच्छा, यहाँ पे अगर एंटी क्लॉक सेंस में थीटा का फॉर्मूला लिखोगे तो M3 माइनस M1 कर दोगे, ये आ जाएगा M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M3। इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है तो हमेशा आप ये वाला रिजल्ट लगा दोगे। अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है तो हमेशा आप यही वाला रिजल्ट लगा दोगे। इसी से आप सिंप्लीफाई करके हर बार आंसर निकाल दिया करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इक्वली इंक्लाइंड में यही मतलब है। इक्वली इंक्लाइंड में दो ही तस्वीरें आपके सामने हो सकती हैं, या तो ऐसे देख लो या ऐसे देख लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? दोनों ही केसेस में लाइन कैसी है भाई, इक्वली इंक्लाइंड है दोनों से। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए। सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? तो दोनों लाइनों से वो इक्वली इंक्लाइंड लाइन है। इसके अलावा और कोई फिगर आप इक्वली इंक्लाइंड के केस में नहीं बनाएंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन पे आइए आप। इक्वली इंक्लाइंड के केस में ये रहा कि ये दोनों लाइनें इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड हैं, तो m की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इक्वल टू 3x+1 एंड y 2y इक्वल टू x+3 इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन y इक्वल टू mx+c। तो क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है कि ये लाइन हो गई y इक्वल टू mx+c, हाँ या ना? एक लाइन का स्लोप कितना हो गया, 3 क्या? बोलो। और एक लाइन का स्लोप सपोज कितना हो गया,
मतलब ये एक पॉइंट से पास कर रही नहीं कर रही हमने ये नहीं पता, बट एक लाइन का स्लोप कितना हो गया 1/2। और इक्वली इंक्लाइन का मतलब थीटा। हमने एक रफ डायग्राम बना दिया है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कंडीशन क्या हो गई, 3 माइनस एम अपॉन 1+3m इक्वल टू m माइनस हाफ अपॉन 1+m/2, यानी 3 माइनस एम अपॉन 1+3m इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन m+2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m+2 इंटू 3 माइनस एम इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 1+3m। तो यहाँ से आ जाएगा 3m माइनस 2m माइनस एम स्क्वायर प्लस m+6, देखते जाइएगा। और यहाँ से आएगा 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1, देख लो आराम से। तो 5m स्क्वायर माइनस का 2m और माइनस का 7 आ रहा है क्या, देखो। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 प्लस माइनस √4 प्लस तो 7m स्क्वायर होगा। कितना बेटा, 7m स्क्वायर, सॉरी। हाँ, अब ठीक है। 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, ठीक है ना। हम्म, यस सर। तो ये आ गया 4 प्लस 49 × 4 और बाई 14 आ रहा है। तो इसी को जरा सॉल्व करो, 4 कॉमन लेके हटा दो, तो m की वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस 5√2/7। देखिए जरा, 1 यस सर, प्लस यही माइनस आ रहा है। 5√2/7 आ रहा है। तो यानी यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस माइनस 5√2/7। तब इस स्लोप की लाइन खींचोगे तो हमेशा इक्वली इंक्लाइंड रहेगी। क्या ये इक्वली इंक्लाइंड का रिजल्ट समझ में आया सबको? ये आसान वे समझ में आया कि नहीं? हमने एक्स एक्सिस वाली लाइन से किसी भी लाइन के स्लोप का मतलब समझा है ना, एक्स एक्सिस से एंगल उसका। ये अगर -√3 है तो ये एंगल 120 होगा। अब हमें इसी लाइन को 60 डिग्री रोटेट करना है, तो जब इसको 60 रोटेट करेंगे तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो यानी स्लोप 0 हो जाएगा। और एक बार एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पे आ जाएगी तो इसका मतलब स्लोप √3 हो जाएगा। मतलब एक लाइन का स्लोप 0 हो गया, एक लाइन का स्लोप √3 हो गया, दोनों स्लोप मिल गए, पॉइंट मिल गया, लाइन मिल जाएगी। मतलब सर लाइन को दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों टर्म में देखना है। भाई लिखा नहीं है इक्वेशंस ऑफ द लाइन, ये भाई एक लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाती हुई कितनी लाइनें हो सकती हैं, 2 हो सकती है ना, एक क्लॉक में और एक एंटी क्लॉक में। अब वो ये स्पेशली कही दे कि रोटेशन एक डायरेक्शन में कराया गया तो बात अलग हो जाती है, वरना तो आपको दोनों हाफ देखने पड़ेंगे ना। ये सर। बस ये है। चलिए, अच्छा अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लोगे? बोलिए भाई। यस सर। यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन तो लिख ही लोगे, हाँ या ना? वो तो आराम से दो लाइनें दी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके, इसी को सॉल्व करके x कॉमा वाई निकाल लेंगे। सॉल्व फॉर x कॉमा वाई, यही आपके लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ या ना? बट उसमें कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब आएगा, जब a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा, हाँ या ना? नॉन पैरेलल लाइंस, अरे बोलो भाई, ये समझ गए कि नहीं? तो अगर लाइनें नॉन पैरेलल हैं तो आप उनको सॉल्व करके एक्स और वाई पॉइंट निकाल लेंगे, यही एक्स और वाई पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। क्या यहाँ तक पूरी कहानी क्लियर हुई? तो दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो, सॉल्व कर लेंगे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भाई। चलिए, यस सर। और याद रखिएगा नॉन पैरेलल लाइन है तभी, पैरेलल लाइन से तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। और अगर कॉन्साइड लाइन होगी तो अभी कॉन्साइड लाइन की कंडीशन में क्या करेंगे वो अभी देख ही लेंगे।
हाँ या ना? मतलब चाहो तो ये तो लिख ही सकते हो कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो गया, तो इसका मतलब बोथ लाइन क्या करेंगी? कोइंसाइड कर। हाँ, कोइंसाइड ईच अदर करेंगी। तो उस केस में उनके क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। हाँ या ना? और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो गया और नॉट इक्वल टू C1/C2 हुआ, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। हाँ या ना? तब वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इस केस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं भाई? चलिए, यस सर, तो वो यस। तो आप आराम से सॉल्व करके निकाल लेंगे, इतनी बड़ी थ्योरी नहीं थी। अब ट्रायंगल के अंदर, जैसे अब ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं। जैसे आपने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3। तो उस ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2, और ये पॉइंट हो गया x3 y3। तो एरिया का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट निकाल के आप एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे। ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एरिया हमेशा रिपोर्ट कर देंगे। हाँ या ना? अब इम्पॉर्टेंट बात, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन a, then on calculation it takes mod a, मतलब it takes प्लस माइनस ए। मतलब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप एक बार कैलकुलेशन प्लस ए से करेंगे और एक बार कैलकुलेशन माइनस ए से करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में एरिया, जैसे एरिया 25 दिया है, तो एक बार आप इसको +25 लेंगे तब कैलकुलेट करेंगे, एक बार -25 लेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ये सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। हाँ या ना? तो आप सर जब हम भी, लोग को भी तो एरिया का मैग्नीट्यूड ही दिया होगा ना क्वेश्चन में। दिया तो है, तो बाई कैलकुलेशन दोनों लेंगे ना। जैसे मान लो 2 पॉइंट आपको दिए हैं और तीसरा पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है, और एरिया की वैल्यू दी है, तो 2 पॉइंट लेके तीसरा पॉइंट आप यहाँ और यहाँ दोनों जगह ले सकते हैं ना। बोलो। हाँ ये सर। तो फिर एक ये एरिया होगा, एक ये। अब ये एरिया अगर प्लस का 20 आ रहा होगा, तो ये एरिया माइनस का 20 आ रहा होगा ना। बट दोनों की रिपोर्टिंग एरिया की कितनी होगी? 20, क्योंकि एरिया का रिपोर्टिंग तो मैग्नीट्यूड ही होता है ना। सर इसके हाँ, आंसर मतलब दो होंगे। ऑब्वियसली, इसीलिए तो क्या है ना, ऑन कैलकुलेशन इट टेक्स प्लस माइनस ए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस ए लेंगे, अगर एरिया की वैल्यू दी हुई है। और अगर आप एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका मैग्नीट, जब मान लो आपने किसी क्वेश्चन का इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -20, तो एरिया -20 थोड़ी ना होगा। एरिया की वैल्यू आप कितनी रिपोर्ट करेंगे? 20। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम इसी का रिवर्स, अगर क्वेश्चन में एरिया 20 दिया हुआ है, तो बाई कैलकुलेशन आप प्लस माइनस ए लेते हैं, तो उससे आपके दो पॉसिबल आंसर्स आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं भाई? अगर आप दो पॉसिबल आंसर्स निकाल रहे हैं तो, अदरवाइज आपका एक ही आंसर आएगा ना, वो गलत चीज है। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो 3 पॉइंट दिए हैं, तो उसका एरिया आप निकाल लेंगे। अब ये तो आसान चीज है, आप एरिया आराम से निकाल लेंगे। अब इसी में अगर एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाता, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्ड बाई सर एक चीज पॉइंट, बताइए एक सेकेंड बेटा, सर। एक या सेकेंड बता रहा हूँ। x1 y1 x2 y2 डॉट 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 xn yn, क्या निकालना होता है, तो हम उस पॉलीगन को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक कर देते हैं। सारे ट्रायंगल्स का एरिया सेम
सेम सेंस में निकाल के ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब एरिया अगर सेम सेंस में आए तो इस बात के लिए, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं पॉलीगन के, उन सारे पॉइंट्स को रफली अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ कर लेते हैं। उससे सेंस सेम मिल जाता है, उससे हमें सेंस क्या मिल जाता है, सेम। अब सारे पॉइंट ड्रॉ हो गए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, तो xn yn ऐसे करके सारे पॉइंट ड्रॉ हो गए। फिर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके पॉलीगन की ज्योमेट्री बना लेते हैं ऐसे करते हुए, और फिर इन्हीं पॉलीगन में छोटे छोटे ट्रायंगल्स ब्रेक कर लेते हैं। हर ट्रायंगल का एरिया निकालते जाते हैं और उसको सेम सेंस में निकाल के ऐड करते चले जाते हैं वेक्टरली, तो हमें पूरे पॉलीगन ज्योमेट्री का एरिया मिल जाता है। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? तो यानी कि हमें इसमें क्या करना है, हर ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड करना है सेम सेंस में। हर ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड करना है सेम सेंस में। तो ये जब पूरा एरिया आप ऐड करते हो तो इसका रिजल्ट आता है 1/2 मॉड x1 y1 x2 y2 का डिटर्मिनेंट, x2 y2 x3 y3 का डिटर्मिनेंट, x3 y3 x4 y4 का डिटर्मिनेंट। ऐसे करते करते xn yn x1 y1 का डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू पूरी निकल के आती है एरिया की। ये वैल्यू पूरी एरिया की निकल के आती है। a इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 डॉट 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 xn yn x1 y1। सर ये लास्ट में xn-1 yn-1 xn yn आना चाहिए था। नहीं नहीं, इससे पहले वाला जो आएगा वो आएगा जो तुम कह रहे हो, xn-1 yn-1 xn yn, लास्ट यही आएगा ना भाई। दो दो का पेयर बना रहे हैं ना, x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3, ऐसे करते करते ये एंड पेयर में बंद किसके हो साथ जाएगा। बने, ये पेयर यस। बंद करने के लिए क्या होगा, xn yn का लास्ट पेयर किसके साथ बनेगा, x1 yn के साथ। x1 y। समझ में है? बट ये जितने भी पॉइंट हैं ये कैसे होने चाहिए, सेम साइक्लिक सेंस में होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहे हो? और सेम साइक्लिक सेंस में रखने के लिए रफली हम इनको कहाँ ड्रॉ कर लेंगे, अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, x1 y1 x2 y2 डॉट 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 xn yn आर सेम साइक्लिक सेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो सारे पॉइंट एंटी क्लॉक ले लो या सारे पॉइंट क्लॉकवाइज ले लो। क्यों? क्योंकि अगर साइक्लिक सेंस सेम नहीं होगा, जैसे मान लो हमने इन दो पॉइंट की लोकेशन चेंज कर दी, तो ये जो एरिया प्लस आ रहा होगा अब माइनस आने लगेगा, तो फिर पूरे जो ज्योमेट्री का एरिया है उसमें ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें पूरे पॉलीगन का एरिया नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अगर हम इस वेक्टर की लोकेशन ऐसे से करके ऐसे कर दे, एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो एरिया प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तुरंत। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो फिर वो टोटल पॉलीगन का एरिया नहीं आएगा। यस सर। तो टोटल पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपके पास बहुत आसान है, बट उसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेम साइक्लिक सेंस में होने चाहिए। अगर सारे पॉइंट सेम साइक्लिक सेंस में है तो बस सीधा ये रिजल्ट लगा के आप एरिया निकाल देंगे। अच्छा, ट्रायंगल के एरिया में क्या होता है, 3 पॉइंट है भाई, अगर आप साइक्लिक सेंस चेंज भी करोगे तो ये वैल्यू प्लस से माइनस आ जाएगी, तो उसमें मॉड लगा के आप एरिया की वैल्यू मैनेज कर लेते हो। यहाँ पे साइक्लिक सेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे जैसे ही 3 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो आपको सेम साइक्लिक सेंस में सारे पॉइंट लेने पड़ेंगे, वरना रिक्वायर्ड एरिया गलत आ सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आई जो मैंने बताई? बोलिए, समझ गए कि नहीं भाई? समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, सारे पॉइंट को साइक्लिक ऑर्डर में ड्रॉ कर लिया, सही है, ये रफली। अब कहीं भी फॉर्मूला लगा दो, तो किसी भी एक पॉइंट से शुरू करो, सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 3 1 4 का डिटर्मिनेंट, 1 4 का डिटर्मिनेंट -2 1 -2 1 2 -3
और लास्ट में 2 माइनस 3 का डिटर्मिनेंट किसके साथ आ जाएगा, 3 3 के साथ। इन्हीं सबको सॉल्व करके आंसर लिख दो। देखो आंसर क्या आ रहा है। देखो जरा सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, 39/2 आ रहा है क्या? 37/2। 7/2 आ रहा है सर। 37/2। 37 5 माइनस हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई आंसर 37/2 आ रहा है। क्या यही आंसर आ रहा था सबका? समझ गए कि नहीं भाई? पहला बोलो। गुड। सेकंड क्वेश्चन में, और एक ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है, दो वर्टेक्स दिए हुए हैं और तीसरा वर्टेक्स एक लाइन पे दिया हुआ है। तो आपको उस तीसरे वर्टेक्स के बारे में कमेंट करना है। क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं? एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है जिसके दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, एक 2,1 है और एक 3,-2, और तीसरा वर्टेक्स एक लाइन पे दिया हुआ है। लाइन की इक्वेशन दी है y = x+3। तो इसको हम लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 3 ले सकते हैं कि नहीं? अब इस ट्रायंगल का एरिया हमें कितना दिया हुआ है, 1/2 लैम्डा लैम्डा प्लस 3 1 2 1 1 3 माइनस 2 और 1। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए हाँ या ना। तो यही एरिया कितना आएगा, जरा सॉल्व करो। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, लैम्डा 1+2 लैम्डा प्लस 3 2 माइनस 3 एंड -4 -3। तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 3 -7/2। तो क्या ये 4 लैम्डा -4/2 आ रहा है? देखो, तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा -1 आ रहा है? देखो, क्या कैलकुलेशन ठीक किया है? चेक कर लेना जरा। 1+2 माइनस लैम्डा प्लस 3, यस सर, सही है। यही आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, एरिया आपको 5 दिया हुआ है, तो आप तुरंत एरिया क्या लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ मॉड इज इक्वल टू 5। सही है ना ये? सॉरी, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा -1 इज इक्वल टू क्या लेंगे आप, 5। तो यहाँ से लैम्डा -1 के मॉड की वैल्यू क्या लोगे, तो लैम्डा -1 एक बार 5/2 लोगे और एक बार -3/2 लोगे। तो लैम्डा की वैल्यू एक बार कितनी आएगी, 7/2, और एक बार कितनी आएगी, -1/2। तो पॉइंट क्या क्या आएंगे बताओ, 7/2, 13/2 एंड -1/2 एंड 5/2। चेक करियो क्या सही लिखा है मैंने। सर इसमें 2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू +-5 नहीं लेंगे? क्या बेटा? सर आपने 2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू +-5 नहीं लेंगे इसमें? और मैंने लिया क्या है? सर अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया क्या? ओ, ये 3/2 आ जाएगा ना। और एक 3/2 आ रहा है, एक -5/2 आ रहा है। यस सर। प्लस लेने पे 3/2 आ रहा है। एक -3/2 आ रहा है और एक 7/2 आ रहा होगा ना। यस सर, एक 7/2 है, एक -3/2। हाँ, सही तो है, -3/2 और 3/2। कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़, हाँ अब सही है। देखो, यही तो किया ना भाई, एक बार इसको +5 ले लिया है, एक बार इसको -5 ले लिया है। क्या कह रहे हो अरे हाँ, गलत कैलकुलेट कर लिया था। भाई? यहाँ पे मॉड लैम्डा लगाएंगे ना, तो यहाँ पे भी तो मॉड लगा देंगे, हाँ या यस ना। सर। अब या तो इसको +-5 लो या इसी रिजल्ट को किस में ले लो, मॉड में। दोनों बातें सेम है। क्लियर हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन भाई? देख के बताओ, क्या हम इसको x+5y इक्वल टू लैम्डा ले सकते हैं? बोलो जल्दी से। दोनों लाइनों, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है भाई, 5।
इसका स्लोप कितना है? 5 -1/5। तो एक स्लोप 5 है तो एक -1/5 होगा, यही तो होगा ना तरीका, बोलो। यस अच्छा, सर। अब जब ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे yes sir. तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना बनाएगी भाई? यहाँ पे इंटरसेप्ट बनाएगी लैम्डा का, क्योंकि इसको तुरंत हम लिख देंगे ना ऐसे। ये सब तुरंत करना सीखिए। और इसको तुरंत लिख देंगे λ/5। हाँ या ना? दिखा कि नहीं भाई? तो इसका मतलब अब ये जो एरिया आएगा ये कितना आ जाएगा? λ²/10। बोलो। और यही एरिया किसके बराबर दिया हुआ है? हाँ या ना? 5 के। अच्छा, अब यहाँ -5 ले नहीं सकते क्योंकि ये λ² है। तो λ² किसके बराबर आएगा? 50 के। तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस क्या आ गई? 5√2 आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। तो अब लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई? x+5y = ±5√2। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। सबसे पहले ए और बी दोनों पॉइंट तो निकाल लिए होंगे एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट के हिसाब से। yes sir. वो दोनों 0, कितने आ गए? 12, 8, 0. तो इसको तो सीधा आपने लिखा होगा x/8 + y/12 = 1। तो ये पॉइंट ए आ गया होगा 8,0, बी आ गया होगा 0,12। फिर इसका खींचना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका मिड पॉइंट निकाला होगा कितना? 4,6. 4,6। उससे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है ना, ऐसे करके। मान लो ये मिड पॉइंट, ये परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है ना। तो इस लाइन का स्लोप आपको कितना दिया हुआ है? -3/2। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3। तो यहाँ से लाइन आएगी y-6 x-4 = 2/3। यही तो आ रही है, देखो। यस सर। अच्छा, इस लाइन को सिंप्लीफाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों करना है क्या इसको सिंप्लीफाई? क्योंकि द परपेंडिकुलर। अच्छा, फिर एक लाइन खींचनी है किस पॉइंट से? फिर एक लाइन आपको खींचनी है किस पॉइंट से? दैट इज 0, -1 से। किसके पैरेलल लाइन खींचनी है? X axis. एक्स एक्सिस। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y is equals y to -1। = -1। -1. तो इसी में बस y = क्या रख देना है? -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -7/x-4 = 2/3 = x-4। तो x कितना आ जाएगा? -13/2। -13/2। तो ये पॉइंट सी कितना आ जाएगा? -13/2, -1। ए बी सी सारे पॉइंट आ गए ना। अब सीधा एरिया निकाल लो। एरिया कितना आ रहा है? -13/2 -1 1, फिर 8 0 1 0 12 1, इसका हाफ। यहाँ से एरिया का आंसर बता देंगे। यही तो कर रहे होगे ना? yes sir. इंटू -12 प्लस, या सीधा -8 कर दो ना और ओपन करो। तो ये आ जाएगा माइनस 91 आ गया सर। कितना आ रहा है बेटा? 91। 91. आंसर 91 ही आ रहा है। देखिए, तरीका समझ में आया कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। समझ गए कि नहीं भाई? चलिए, अब ये तो yes बात sir. हो गई एंगल बाय। अच्छा, एक शॉर्टकट और होता है जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। अब जब भी आपको लिखना हो परपेंडिकुलर का इक्वेशन, तो आप ये सब स्लोप और इन सब चक्कर में मत जाना, सीधा आंसर लिखना। x इंटू x1 - x2 प्लस y इंटू y1 - y2 इक्वल टू x1² - y1² प्लस x2² - y2² होल डिवाइडेड बाई 2। समझ गए? नहीं समझे?
नहीं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाई 2। सीधा ये रिजल्ट लगा दीजिएगा। जब भी आपको क्या लिखना हो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ये पूरा सिंप्लीफाई करके यही रिजल्ट आता है हर बार। समझ गए? जैसे अब इस केस में देखो, दोनों लाइनें क्या दी थी, अगर आप देखो ध्यान से तो दोनों लाइनें क्या थी, एक लाइन थी 8,0 और एक लाइन क्या थी 0,12, और आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना था तो x इंटू 8 माइनस 0 y इंटू 0 माइनस 12 इज इक्व टू 8 स्क्वायर प्लस माइनस 0 प्लस 12 स्क्वायर 0 माइनस 12 स्क्वायर। अरे यही तो आ रहा था, और डिवाइडेड बाई क्या था 2। इसी को सॉल्व कर देते, 8x माइनस 12y इज इक्व टू माइनस 80 बाई 2। तो 2x माइनस 3y 2 माइनस 5, तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, यही आ जाता। नहीं समझे? देखो भाई, अरे हाँ या ना, ये इक्वेशन 10 आ जाता है। ये इक्वेशन नहीं आएगी सर। यही आएगी भाई, देखो ना। हाँ, अब आएगी ये सर। हाँ अरे यही आ रही है, 10 आ रही है, यही तो आ रहा है। दिखा कि नहीं भाई? तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डायरेक्ट इक्वेशन है, अगर वो x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करे, क्योंकि वो उसी प्रोसेस से निकाली ही गई है। ठीक है, एक ये शॉर्टकट। दूसरा, अगर आपको कभी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 and x2 y2 also passes through x3 y3, मतलब x1 y1 और x2 y2 दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और कहाँ से पास कर रही है, x3 y3 से पास कर रही है। तो उस केस में लाइन की जो इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन डायरेक्ट होती है क्या, x इंटू x1 माइनस x2 y इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x3 x1 माइनस x2 प्लस y3 y1 माइनस y2। ये उस लाइन की इक्वेशन को लिखने का डायरेक्ट तरीका है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब भी आप डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं। ये उस इक्वेशन का है जो दो पॉइंट से पास कर रही, मतलब दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और तीसरे पॉइंट से पास कर रही है। इस लाइन की बात हो रही है। समझ गया कि नहीं? अच्छा, इसमें भी सेम लॉजिक वही लगाया है, मतलब इसमें भी आपने कोई एक्स्ट्रा नहीं काम किया, वही सेम काम किया भाई। आपने कहा ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, सही है ना? और ये वाली लाइन जो है वो x3 y3 से पास कर रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y माइनस वाई थ्री अपॉन सॉरी y माइनस वाई थ्री अपॉन एक्स माइनस एक्स थ्री। और ये माइनस ऑफ इसके स्लोप के माइनस के बराबर 1/m के बराबर होगा, तो वही स्लोप क्या आएगा, x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही रिजल्ट आ जाएगा। दिखा कि नहीं भाई? हाँ या ना, समझ गए कि नहीं भाई? इस लाइन की इक्वेशन लिखने का यही तरीका है। बोलिए। बस आप ये रिजल्ट डायरेक्ट लगा देते, याद रखना एकदम आसान है। x इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस वाई टू, फिर x की जगह क्या रख देना x3, y की जगह क्या रख देना y3। यहाँ पे सिंपल है, x इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई इंटू वाई वन माइनस वाई टू। x1 में से x2 स्क्वायर माइनस करना, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सही है ना? बोलो भाई। या और स्पेसिफिक अगर जाना चाहते हो तो इसको मैं और अच्छे से याद रखने का तरीका बता देता हूँ। एक बार दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और एक बार दोनों के स्क्वायर को सेपरेट कर दो, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर।
ये मेरे हिसाब से ज़्यादा आसानी से याद रख पाओगे क्या? बोलो। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। दोनों बातें सेम लिखी थी मैंने, डिफरेंस कोई नहीं था। एक बार क्या हुआ, पहले वाले पॉइंट के स्क्वायर को ऐड कर दो यानी 8 स्क्वायर, और फिर दूसरे वाले पॉइंट यानी 0 12 स्क्वायर माइनस कर दो, तो बात तो वही सेम आ गई ना। नहीं समझे? बोलो भाई। तो यस जैसा सर। आपको समझ में आया वैसा। नहीं तो जब कुछ ये जब कोई दिमाग में ना रुक पाए वैसे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर देगा, अगर कहीं बीच में ये सब कैलकुलेशन है। नहीं तो सीधा हाँ मिड पॉइंट निकालो, स्लोप निकालो, लाइन की इक्वेशन लिख दो। सीधा स्लोप निकालो, -1/m करो, लाइन की इक्वेशन लिख दो। वो आप सीधा काम कर सकते हैं। बट अगर ये आपको डायरेक्ट दिमाग में सेट है तो कई बार आप सीधे कैलकुलेशन वाइज सिंप्लीफाई थोड़ा जल्दी कर लेंगे बस, और कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ गए कि नहीं यहाँ तक? बोलिए। चलिए अब थोड़ा ट्रायंगल के सेंटर्स की बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला सेंटर आता है सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ सकते हैं। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या है जिसको हम देख सकते हैं। तो हमने जैसे ही एक ट्रायंगल बनाया, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो उस ट्रायंगल के सेंट्रॉयड से पहली बात हम समझते क्या है वो समझ लेते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन, मीडियन समझते हो ना, किसी भी ट्रायंगल को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं मीडियन का। सही है ना। तो जहाँ पे मीडियन कट करते हैं उसी पॉइंट को हम सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। जहाँ पे क्या कट करते हैं? मीडियन। सही है ना। मीडियन मतलब सामने वाली साइड, वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। तो जहाँ पे मीडियन कट करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। यानी कि सेंट्रॉयड का मतलब क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये ए डी बी ई और सी एफ है, तो कोई भी मीडियन जो होता है, मतलब कोई भी मीडियन में जो सेंट्रॉयड होता है, वो जो रेशियो होता है ए जी बाई जी डी या बी जी बाई जी ई या सी जी बाई जी एफ, ये हमेशा 2:1 होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। यानी कि क्या होता है कि मीडियन डिवाइड्स सॉरी मीडियन नहीं, सेंट्रॉयड डिवाइड्स एनी मीडियन। सेंट्रॉयड डिवाइड्स एनी मीडियन विद रेशियो 2:1। तो कोई भी मीडियन खींचेंगे तो सेंट्रॉयड हमेशा उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आपको पता है तो मीडियन का कोऑर्डिनेट इसी वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। अगर ए x1 y1 है, बी x2 y2 है और सी x3 y3 है, तो ये मिड पॉइंट आएगा x1 प्लस y1 y2 और x2 प्लस y2 y2, और इसके बाद ये 2:1 का रेशियो मेंटेन करा लेंगे, तो ये सेंट्रॉयड निकाल लेंगे। तो सेंट्रॉयड पॉइंट कितना आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो उसका सेंट्रॉयड हमेशा क्या होता है? x1 y1 x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये तीसरा पॉइंट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। अच्छा, इसके बाद अगला देखो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉयड एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर आप तीन ट्रायंगल कंसिडर करो, जी बी सी, जी ए बी और जी ए सी,
तो तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, सही है, आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो और आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो ये तीनों एरिया जो आप बनाएंगे ना, ये हमेशा सेम बनते हैं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो सेंट्रॉयड में जो पॉइंट आप लेते हैं, उसके बाद जो ये आप एरिया बनाते हैं, ये वाले ट्रायंगल का एरिया ले लो, चाहो तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया ले लो, और चाहो तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया ले लो। तीनों एरिया कैसे होते हैं भाई? सेम होते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ऐसा भी पूछा गया एक बार कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस जिस पॉइंट और ट्रायंगल की साइड को लेकर ट्रायंगल बनाए गए, उनका एरिया सेम है ना, तो वो पॉइंट क्या होता है? बोलिए, सेंट्रॉयड। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि जी बी दी पॉइंट ऑफ ट्रायंगल where area of triangle GAB, area of triangle GBC and area of triangle GAC are equal, सही है ना, then GB centroid of the triangle। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। मतलब किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट बनाया गया जी, जहाँ पे तीनों एरिया निकाले गए और ये बराबर आ गए, तो वो पॉइंट हमेशा क्या होगा? ट्रायंगल का सेंट्रॉयड होगा। क्लियर है? और एक पॉइंट ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड है ही कि सेंट्रॉयड जो है हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही लाई करता है। ये तो है ही, किसी भी टाइप का ट्रायंगल बना लो, सेंट्रॉयड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। सही है? तो सेंट्रॉयड में इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। मतलब या तो एरिया से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा, या 2:1, या x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टेक्स दे देगा, तो सीधा सेंट्रॉयड निकाल लोगे। सेंट्रॉयड किसी भी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर देता है? 2:1 में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई? तो सेंट्रॉयड के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेकंड बात आती है सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो उसके लिए क्या हुआ कि आपने कोई भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। पहली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और तीसरी साइड का परपेंडिकुलर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, उसी पॉइंट को आप क्या नाम देंगे? सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है? तो इसका मतलब सरकम सेंटर का मतलब क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड। अब ध्यान रखिएगा, दो बाइसेक्टर की अगर इक्वेशन गिवन है, सॉरी दो साइड्स की इक्वेशन गिवन है, तो दोनों का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लिख लो, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे हम क्या कह देंगे? सेंट्रॉयड। अब सारे वर्टेक्स पता है, मान लो ए बी पता है, बी सी पता है, ए और बी दोनों पॉइंट पता है, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लो।
बी और सी दोनों वर्टेक्स पता है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लो और वो लाइन खींच दो, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब अगर हमें ट्रायंगल के वर्टेक्स पता है, यानी अगर हमें ट्रायंगल के वर्टेक्स पता है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हम क्या करेंगे, राइट एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of sides and solve the point of intersection। उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कह देंगे, सरकम सेंटर। क्या है, मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर हमें तीनों वर्टेक्स पता है तो कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने हिसाब से लिख लो और उन्हीं को सॉल्व कर दो, वहां से आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, बताओ क्या मिल जाएगा भाई, दिस पॉइंट ओ, दैट इज सरकम सेंटर। ये बात सबको समझ में आ गई भाई, हाँ या ना? चलिए, इसके बाद सरकम सेंटर के बारे में तीसरी बात, सरकम सेंटर क्या होता है, एक ऐसे सर्किल का सेंटर होता है, एक ऐसे सर्किल का सेंटर होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा हो। सरकम सेंटर क्या होता है, एक ऐसे ट्रायंगल का सेंटर होता है, इसीलिए तो ये कॉर्ड होती है ना, और ये कॉर्ड का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, ए बी सी, इसीलिए पूरी थ्योरी चल रही है। इसका मतलब सरकम सेंटर क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सर्किल ऑफ द circum center is the center of the circum circle, is the center of the circum circle of triangle। ठीक है, अच्छा अगर ये सर्कम सर्कल है तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा कि नहीं, दैट इज आर, जिसे हम कहेंगे सर्कम रेडियस, है कि नहीं? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी हमेशा आर होता है। इसका मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल में एक ऐसा पॉइंट दिया हो जो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे हो तो उसे हम, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। यानी कि अ पॉइंट विच हैविंग इक्वी डिस्टेंस ओहो आई सर। No, sir. a point which having equidistance from vertex of triangle, तो उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, क्या होता है वो, सरकम सेंटर। अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे है तो वो पॉइंट हमेशा क्या कहलाता है भाई, सरकम सेंटर। ध्यान रखिएगा ये बात, तो वो पॉइंट हमेशा क्या होता है, सरकम सेंटर, जो तीनों से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है, तो उस पॉइंट को हमेशा क्या कहते हैं आप, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर अगर तीनों वर्टेक्स पता है तो कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के आप सॉल्व करके निकाल लेंगे, या ओ ए इक्वल टू ओ बी और ओ ए इक्वल टू ओ सी करके वही दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, सेम बात है। अगर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, सरकम सेंटर ही निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सरकम सेंटर कैसे निकलेगा, क्या उसकी ज्योमेट्री होगी, उसकी वजह से क्या होगा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलिए। यस सर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि सपोज एक ट्रायंगल आपको दिया हो कहीं पे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये एक ट्रायंगल हो और आप ये देख रहे हो
कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर ये कांस्टेंट आ रहा है। तो इसका मतलब सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? ओरिजिन। सोच के देखो, सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हमेशा क्या होगा? ओरिजिन। हाँ या ना, सोचो जल्दी से। ऑब्वियसली ओरिजिन से तीनों पॉइंट की डिस्टेंस सेम आ रही है ना, जल्दी बताओ भाई, ये इम्पोर्टेंट है। यस सर। ये मतलब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर ऐसा दिया हो तो कई बार इसमें बोलता नहीं है कि ओरिजिन सरकम सेंटर है, बट एनालिसिस देख कर यही करना पड़ता है। अगर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर यानी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर कांस्टेंट दिए हो तो इसका मतलब उस केस में जो सरकम सेंटर होगा वो क्या होगा? ओरिजिन होगा। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? चलिए, अब तीन बातें हैं। अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये तो पता होगा ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? बोलिए, इसके सारे एंगल कैसे होते हैं? एक्यूट। और अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है, और अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज। हमें क्यों बता रहा हूँ, देखो इसके लिए सरकम सेंटर जो है वो इनसाइड होता है। एक्यूट एंगल में क्या होता है? सरकम सेंटर कहाँ होता है? सरकम सेंटर लाई इनसाइड द ट्रायंगल, सही है। इसके लिए क्या होता है? वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है। सरकम सेंटर लाई ऑन मिड पॉइंट ऑफ AC, और इसके लिए क्या होता है? आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है ना? और अवे फ्रॉम BC, अवे फ्रॉम BC, BC के अवे मतलब हाइपोटेनस के बाहर। जैसे यहाँ पे अंदर होगा, यहाँ पे तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल यही बनेगा, ये राइट एंगल यही बनेगा। जैसे इस पे राइट एंगल डालोगे इस साइड पे तो यही आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? भाई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे ना तो यही वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली भी आ जाएगी, ये वाली, तो वो यहीं पे आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो वो क्या हो जाता है? मिड पॉइंट ऑफ AC होता है किस केस में? राइट एंगल के केस में। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है वही सरकम सेंटर होता है। ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होता है? जो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना, इसके बाहर चला जाता है वो। भाई आपको क्या करना है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तीनों बाइसेक्टर जो है वो हमेशा आउटसाइड द ट्रायंगल ही कट करेंगे, वो भी BC के अवे कट करेंगे। समझ गए? तो इम्पॉर्टेंट ये वाला है, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो सरकम सेंटर होता है वो हमेशा कहाँ लाई करता है? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। तो अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि आपका ट्रायंगल राइट एंगल है तो सीधा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल दो, वही आपका सरकम सेंटर हो जाएगा। ये ज्योमेट्री कई बार डायरेक्ट कई जगह यूज हो रही होती है, सही है। बाकी अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक ट्रायंगल है जिसका सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, तो ऑब्वियसली आपसे ये कहा गया है कि जो आपका ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? सरकम सेंटर में इससे ज़्यादा तो चीज़ें नहीं है। चलिए, अब हम अगले सेंटर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, जिसका भी यूज होता है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सही है।
तो ऑर्थो सेंटर का ज्योमेट्रिकल अगर आप मीनिंग देखो तो किसी भी ट्रायंगल की, सॉरी, तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करो। यहां से डालो एल्टीट्यूड, यहां से डालो एल्टीट्यूड्स, और यहां से डालो एल्टीट्यूड। तो किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एल्टीट्यूड होते हैं वो जिस पॉइंट पे कट करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। यानी ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हो गया, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ट्रायंगल। ठीक है, तो तीनों एल्टीट्यूड्स का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसे हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। क्या ये पहली बात समझ में आ गई? एल्टीट्यूड मतलब सामने वाले इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। तो तीनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, दैट इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना? अच्छा, अब बाई ज्योमेट्री ऐसा होता है कि मान लो तीनों वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, तो कोई भी दो एल्टीट्यूड आप निकाल लो भाई। जैसे ये x1 y1 दिया है, ये x2 y2 दिया है, और ये x3 y3 दिया है, तो कोई भी दो एल्टीट्यूड निकाल के उनको सॉल्व कर लो। नहीं समझे तो आपको ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो कोई भी दो एल्टीट्यूड सॉल्व कर लो तो आप हमेशा ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट कर लोगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई? कोई भी दो एल्टीट्यूड सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर ट्रायंगल के हिसाब से चलें तो अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, लाई इनसाइड। ठीक है, जैसे ही आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है वही पॉइंट ऑर्थो सेंटर है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ये यूज होता है। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज द सेम पॉइंट is the same vertex at which triangle having right angle, मतलब जिस पर ट्रायंगल में क्या है, राइट एंगल है, सेम वही पॉइंट हो जाता है। और अगर आपका ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो सीधा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड। अगर आपका ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड। ठीक है ना? फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है ना? तो ये हमेशा ट्रायंगल के आउटसाइड चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऑब्वियसली चला भी जाना चाहिए, और वो भी अवे फ्रॉम ए पॉइंट होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आ रहा है ना समझ में?
देखो ये ट्रायंगल की कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड सेम एंगल बनाएंगे कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो, बोलो। यस सर, अगर सेम ये एंगल एंगल होगा। सी होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? सी होगा। यस सर। चलो, तो तुमको ये चीज तो नजर आ गई कि ये वाला एंगल सी होगा। यहाँ तक ओके हो एकदम? बोलो यस भाई। सर। वेरी गुड। अब आओ इस ट्रायंगल में वापस आ जाओ। ये एंगल 90 है बेटा, ये एंगल सी है, तो ये एंगल कितना बचा? 90 माइनस वेरी गुड। ये एंगल हो गया भाई साहब 90 माइनस सी। ये एंगल कितना है? हाँ तो सर वो भी हो गया तो सर। ये एंगल सी हो गया। अब ये दोनों अगर एंगल सी हो गए तो ये दोनों साइड लेंथ सेम हो गई, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया कि नहीं? तो बाइसेक्टर हो गया तो एच का इमेज कहाँ लाई करेगा? एच डैश, तो वो कहाँ लाई कर रहा है? सर्कमफेरेंस। समझ गया कि नहीं? यस सर। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ से डन। तो ऑर्थो सेंटर का जो मिरर इमेज होता है वो हमेशा यहाँ लाई करता है। एक बात। दूसरी बात देखो, जो जिससे क्वेश्चन के कैलकुलेशन में कई बार शॉर्टकट आ जाता है वो ये है कि अगर आपने ये कहा कि एक ट्रायंगल आपने बनाया तीनों वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को लेके, सॉरी, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को लेके आपने एक ट्रायंगल बनाया, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अगर आपसे ये कहा गया है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर कांस्टेंट है, तो आपने क्या पढ़ा कि ओरिजिन इज सर्कम सेंटर। एम आई करेक्ट और नॉट? और अगर ओरिजिन सर्कम सेंटर है देन ऑर्थो सेंटर जो है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। सही है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये रिजल्ट तो आपने पढ़ा होगा ना कि फॉर एनी ट्रायंगल जी, नहीं, ओ जी, एच जी और एच जी और ओ लाई ऑन सेम लाइन एंड जी डिवाइड्स एच ओ विद रेशियो 2:1। मतलब ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड तीनों एक लाइन पे ही होते हैं, समझ रहे हो? और जो ऑर्थो सेंट्रॉइड होता है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। ये पता है कि नहीं? मतलब किसी भी ट्रायंगल के लिए ओ एन सी आई, ये तीनों एक ही लाइन पे होते हैं और ये रेशियो कितना होता है? 2:1। ये होता है ऑर्थो सेंटर, ये होता है सेंट्रॉइड और ये होता है सर्कम सेंटर। ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं विद रेशियो 2:1। समझ में आया कि नहीं भाई? ये बताओ। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर हमेशा एक ही लाइन पे लाई करते हैं विद रेशियो 2:1 फॉर एनी ट्रायंगल। फॉर एनी ट्रायंगल। क्लियर? किसी भी ट्रायंगल के लिए एच जी और ओ हमेशा एक ही लाइन पे लाई करते हैं और वो भी किस रेशियो में होते हैं भाई साहब? 2:1। यानी जो जी होता है वो एच और ओ को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। समझ में आया? जो जी होता है वो एच और ओ को, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में प्रूव करेंगे, ठीक है? वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई साहब? 2:1 में। अब यहाँ से देखो, अगर ओ ये है, द जी तो आपको पता ही होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा 2:1 रेशियो के हिसाब से? x1 प्लस x2 प्लस x3
y1 प्लस y2 प्लस y3। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए आपसे कि उस क्वेश्चन में सरकम सेंटर ओरिजिन है, तो ऑर्थो सेंटर हमेशा क्या होगा? सम ऑफ द वर्टेक्स x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3। बट ऐसा कब होगा? जब सरकम सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये पूरी कहानी बोलिए भाई, यस क्या ये सर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। तो ये चीज़ है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया होगा।